वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल ई बैंक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर का पार्ट 7। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 6 तक अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फील्ड से रिलेटेड वर्क कैसा होता है, ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन कैसा होता है, ये सारा चीज़ अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए। मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर दो दो तीन तीन पॉइंट बताएंगे तो शायद आपको ना समझ में आए एक एक वीडियो में। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक कॉम्बिनेशन वीडियो बना के आपको टोटल अरेंजमेंट के बारे में बताऊँ। ये देखिए वर्क हो रहा साइट पे, ठीक ना। और हमारे साइट पे वर्क हो रहा था जिसका फिगर मैंने लिया था। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको बताया जाए सारा चीज़ डिटेल में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें, मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, जिससे आपको वर्क प्लेस में कैसा वर्क एक्सपीरियंस होता है ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन का, उसकी जानकारी मिल पाए। तो चलिए हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं आज। तो अगर आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख दे, मैं लास्ट में एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ सारा डिटेल के साथ। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिज़ाइन टू कीप द आयरन लॉसेस मिनिमम बिकॉज। बोल रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है जो हमारे घरों के आसपास लगा रहता है, वो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक। अगर आपसे कोई नॉर्मली इंटरव्यू में पूछे तो ये बताना है। और उसके बाद ये पूछ रहा सवाल हमारा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उससे उससे हम लोग आयरन लॉस को मिनिमम उसमें रखते हैं। जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो आयरन लॉस को हम लोग मिनिमम रखते हैं, क्यों, उसका रीज़न क्या है। तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन में देखिए कौन सा होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है द प्राइमरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज एनर्जाइज्ड फॉर ऑल द 24 आवर्स। तो देखिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ना, वो 24 आवर्स उसका जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो हमेशा एनर्जाइज होते रहता है, चाहे लोड लगा रहे या ना लगा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे घरों के आसपास ट्रांसफार्मर लगा हुआ, मान लीजिए दिन भर हमारा 11,000 का सप्लाई आ रहा है, तो अब आउट देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है डिस्ट्रीब्यूशन। अब 11,000 जो आउट इनपुट आ रहा है हमारा, वो प्राइमरी वाइंडिंग में हमेशा दिया हुआ रहता है, चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड लगा रहे या ना लगा रहे। तो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा एनर्जाइज होते रहता है। अब दिन के समय लोड कम रहता है, रात के समय लोड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम लोग घरों का सारा जितना भी अप्लाइंसेस है रात में सारा ऑपरेट करवा देते हैं और दिन में हम लोग सारा चीज़ को बंद रखते हैं मैक्सिमम। तो जिस कारण से क्या होता है कि दिन में लोड कम रहता है, रात में ज़्यादा रहता है। तो ये इस सेकेंडरी वाइंडिंग का जो है वो लोड फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसमें हमेशा सप्लाई डाला हुआ रहता है, चाहे लोड लगा रहे ना लगा रहे। तो इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है उसका आयरन लॉस को मिनिमम जो हम लोग करके रखते हैं, इसलिए करके रखते हैं क्योंकि ये 24 आवर एनर्जाइज होता रहता है, कभी बंद नहीं होता। मतलब जब 11,000 का सप्लाई जाएगा शहरों में तो हमें बहुत कम ही सप्लाई कट होता है, तो ट्रांसफार्मर हमेशा सप्लाई से कनेक्ट रहता है, ठीक ना। तो ये ट्रांसफार्मर जो है 24 आवर्स सब एनर्जाइज होते रहता है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, आयरन लॉस को मिनिमम रखते हैं। क्योंकि आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस है, चाहे लोड लगा रहे ना लगा रहे, ये लॉस तो होता रहेगा। तो इस लॉस को हमको कम करके रखना पड़ेगा ना, क्योंकि एनर्जाइज तो हमेशा रहेगा ट्रांसफार्मर। तो आयरन लॉस तो हमेशा होता रहेगा। कॉपर लॉस तो डिपेंड करेगा जब लोड लगेगा तब होगा, लोड लगा हुआ नहीं है तो नहीं होगा। तो हमको कौन सा लॉस को कम करके रखना पड़ेगा जब हम ट्रांसफार्मर को डिजाइन करेंगे, तो आयरन लॉस को, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 144 का ए। अब 145 का सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर एंड लार्ज टर्बो अल्टरनेटर। तो हमारा जो सवाल पूछ रहा है कि हम लोग किस मटेरियल का यूज करेंगे, हम लोग किस मटेरियल का यूज करेंगे ट्रांसफार्मर को बनाने में, ट्रांसफार्मर और टर्बो जनरेटर को बनाने। टर्बो जनरेटर उस जनरेटर को कहते हैं जो हाई स्पीड पर रन करता है, मतलब जिसका स्पीड 3,000 आरपीएम में होगा ना, वो सारा टर्बो जनरेटर होता है। तो हम लोग इस जनरेटर को, ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो हम लोग हमेशा जानते हैं CRGO स्टील का यूज करते हैं। हम लोग पहला लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोल्ड रेन ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का हम लोग यूज करते हैं। कोल्ड रेन ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होता है, ठीक ना, CRGO स्टील का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 145 का सी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक ना। तो हो जाएगा सी। इसी स्टील का हम लोग यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये इसका परमिएबिलिटी जो होता है ना वो हाई होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को अपने अंदर से पास करवाने की कैपेसिटी इस आयरन में होती है, इस स्टील में। हम लोग इस स्टील के जगह आयरन का कोर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आयरन का कोर में प्रॉब्लम क्या है, ये एज कम्पेयर टू स्टील, आयरन का जो कोर होता है वो मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को
अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड नहीं करवाता है फ्लो होने के लिए, ठीक ना। लेकिन जो स्टील का हमारा जो कोर होता है वो क्या करता है, मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को अपने आप से पास करवाता है। इसका परमेबिलिटी ज़्यादा होता है, इसका परमेबिलिटी लो होता है। तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक ज़्यादा पहुँचे, जिससे ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ठीक ना, लॉसेस कम हो। तो इसलिए स्टील का यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए, तो इसका हमारा 145 का हो गया सी। 146 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ। तो ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग किस वैल्यू को चेंज करने के लिए करते हैं? तो ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज वोल्टेज को अप या वोल्टेज को डाउन करने के लिए करते हैं। अगर वोल्टेज को अप करेंगे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, वोल्टेज को डाउन करेंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक ना। इसी पे नाम है इसका। तो हम लोग चेंज किसको करते हैं? वोल्टेज को। तो 146 का हो जाएगा डी। अब 147 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो चार ऑप्शन दिया है उसमें से सही है। तो देखिए चारों पढ़ लेते हैं क्या है। ए ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स एट पावर फैक्टर बिलो द पार्टिकुलर वैल्यू। बोलता ट्रांसफार्मर जो है ऑपरेट होता है पावर फैक्टर का पार्टिकुलर वैल्यू से। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो पार्टिकुलर पावर फैक्टर के वैल्यू से लो वैल्यू पे ऑपरेट करता है। पहला हमारा ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑलवेज एट यूनिटी पावर फैक्टर। बोल रहा है ट्रांसफार्मर हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करता है। तो यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क नहीं करता, क्योंकि उसमें कॉयल लगा हुआ है। तो जिसमें भी कॉयल लगा होगा ना वो लैगिंग, उसका करंट थोड़ा वोल्टेज से लैग करेगा। और यूनिटी में क्या होता है कि करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलता है, ठीक ना। और लैगिंग में क्या होगा, करंट जो वोल्टेज है वो आगे चलेगा और करंट पीछे पीछे चलेगा, मतलब करंट लैग कर जाता है कुछ एंगल से, ठीक। ये हो गया लैग। और कैपेसिटिव लोड तो हमारा होता ही नहीं है। सिर्फ एक सिंक्रोनस जनरेटर है जो कैपेसिटिव लोड होता है। तो सिंक्रोनस जनरेटर तो कहीं लगा हुआ रहता नहीं, वो सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है। तो हम लोग कैपेसिटर बैंक लगाते हैं लीडिंग लोड प्रोवाइड करवाने के लिए। ऐसे जनरली कोई ऐसा लोड नहीं है जो लीडिंग पावर फैक्टर का हो, ठीक है। तो हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन भी हो गया। तीसरा देखिए क्या बोल रहे हैं। तीसरा बोल रहा है कि ये ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट अ पावर फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द पावर फैक्टर फॉर द लोड। हाँ, जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर डिपेंड करता है कि लोड का पावर फैक्टर क्या है, ये बोल रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा है सही, कि ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है ना वो लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर लोड हमारा लैगिंग टाइप का है, मतलब जो लोड लगाए हैं उसमें कॉयल वगैरह का यूज हुआ है, जैसे मोटर, हम मान लीजिए ट्रांसफार्मर से हम मोटर लगाए हैं घर में, ठीक है। तो मोटर में कॉयल लगा रहता है, तो कॉयल हो गया लैगिंग पावर फैक्टर का लोड होता है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर में जब हम लोग ये मोटर को लगाएंगे, मान लीजिए ट्रांसफार्मर से हम लोग कनेक्शन घर में लिए और मोटर चला रहे हैं, तो मोटर को लगाएंगे तो मोटर का पावर फैक्टर पे ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर देखिए क्या होता है। पावर फैक्टर जो होता है ना, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो पावर फैक्टर होता है। या या सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो गैप है उसको हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल और एक सुन लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ा भाई है, मान लीजिए 10 साल का है। एक छोटा भाई है, वो मान लीजिए 6 साल का है, ठीक, 5 से कुछ भी। तो इन दोनों के बीच का गैप तो कुछ है, दोनों तो, ठीक ना, दोनों लड़का है या लड़की मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच का कुछ गैप है कि नहीं है। तो उसी तरह वोल्टेज और करंट के बीच में जो गैप होता है उस गैप को पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये एंगल में इसको डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग ईयर में डिफाइन करते हैं। बस सिंपल भाषा में अगर आप पावर फैक्टर को समझना चाहें कि वोल्टेज जो है वो, जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से कितना पीछे है, वो हमें पावर फैक्टर हमें बताता है कि कितना पीछे है। तो वो एंगल में बताता है कि 30 डिग्री पीछे है, 40 डिग्री पीछे है, 90 डिग्री पीछे है, 0 डिग्री पीछे है, ठीक ना। तो पावर फैक्टर का मतलब ये होता है। अब देखिए 147 का हो गया हमारा सी, कि लोड के पावर फैक्टर पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर डिपेंड करता है, ये करेक्ट है। अब 148 का सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए 148 पूछ रहा है ट्रांसफार्मर एज कम्पेयर टू एन एम्पलीफायर कैन नॉट इंक्रीज। बोल रहा है कि जब ट्रांसफार्मर को हम लोग एम्पलीफायर से कंपेयर करेंगे तो क्या इंक्रीज नहीं होता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है, करंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होता है। यहाँ इंक्रीज, कैन नॉट इंक्रीज मतलब इंक्रीज नहीं होता है।
तो करंट देखिए हाई वोल्टेज साइड में क्या होगा, करंट तो इंक्रीज, क्या बोलते हैं, करंट लो, हमारा जो लो रहता है वोल्टेज हाई रहता है। उसके बाद द आउटपुट वोल्टेज, द आउटपुट करंट, उसके बाद द आउटपुट पावर। तो देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, कांस्टेंट पावर डिवाइस है, ठीक। तो इसमें पावर जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसमें क्या इंक्रीज नहीं होगा, तो पावर इंक्रीज नहीं होता है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज और ये सारा इंक्रीज हो सकता है लेकिन पावर कभी इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो 148 का हो जाएगा हमारा सी। अब 149 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। ए ट्रांसफार्मर हैविंग ए टर्न रेशियो 1:5, बोल रहा है कि जो टर्न रेशियो दिया हुआ मतलब N1 इज N2 दिया हुआ है 1:5, 1:5 दिया हुआ, ठीक। तो मतलब N1/N2 दिया हुआ है 1:5 और R2 दिया हुआ है हमको। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल, तो R2 हमारा 1000 ओम है। द रेजिस्टेंस ऑफर टू ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए प्राइमरी वाइंडिंग, तो हमको तो हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है R1 वो क्या होगा। तो देखिए जब तो इसमें तो इसको हम डायग्राम बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक। तो देखिए ये सारा डेटा आप देख लीजिए कि N1/N2 हमको दिया हुआ है एक 1/5, ठीक। अब हमको R2 दिया हुआ 1000 ओम, तो हमको R1 निकालना है, ठीक, या R2 डैश निकालना है। तो देखिए जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे ट्रांसफार्मर का, तो ये डेटा दिया हुआ है। अब हमको निकालना है कि R1 क्या होगा, तो R1 का वैल्यू तो हमको कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसको रेफ़र कर देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में। तो देखिए रेफ़र कैसे करते हैं, तो जब R2 को रेफ़र करेंगे तो उसको बोलते हैं R2 डैश, तो वो आ जाएगा हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में। और R2 डैश क्या होता है, R1 अगर निकालना है हमको तो R2 डैश और R1 तो हमको निकालना है। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू तो कुछ दिया हुआ है नहीं, हमको R1 निकालना है, तो ये वाला रेजिस्टेंस जाके यहाँ लग जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा R2 डैश, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा R2 डैश। तो R2 डैश का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि R2 इंटू जिधर आएगा, किधर आ रहा है, N1 के तरफ आ रहा है, तो वो N1 पहले लिखेंगे अपॉन N2 लिखेंगे, ठीक, पर होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो R2 डैश हमारा क्या हो जाएगा, R2 डैश हो जाएगा 1000, मतलब R2 का वैल्यू किधर जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है, तो पहले N1, तो N1 का वैल्यू हमारे पास है, तो हमारा देखिए N1 दिया हुआ है 1 और N2 दिया हुआ 5 पर होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1000/25, तो हमारा आ जाएगा 40 ओम। जब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 149 का सी, 40 ओम। अब देखिए उसके बाद हमारा 150 सवाल क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए ट्रांसफार्मर हैविंग ए स्मॉल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज इज ट्रू। बोल रहा है कि इन चार ऑप्शन दिया हुआ होगा, उन इस ऑप्शन में से, या स्टेटमेंट बोल सकते हैं ऑप्शन को, कि उसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है कि ट्रांसफार्मर में जब स्मॉल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो जब किसी से भी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है ना, तो शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे मान लीजिए बारिश का दिन में क्या होता है, 11,000 में फॉल्ट आता है, तो 3 वायर जो जा रहा होता है सब स्टेशन से निकल के गांव तक पहुंचता है, तो उसमें से 2 वायर या 3 वायर कोई सा भी आपस में टच हो जाता है, तो जिस कारण से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का होता है। मतलब यहाँ इस वायर से में बहुत हाई करंट फ्लो होता है, तो शॉर्ट सर्किट कहीं भी बोला ना, उसका मतलब हो गया हाई करंट फ्लो हो रहा है या हाई वोल्टेज फ्लो हो। मतलब वोल्टेज में शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट ही ना फ्लो होना चाहिए। तो हाई, जब भी कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो हाई करंट फ्लो होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं, लो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो नहीं, ए हाई शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो थ्रू द ट्रांसफर, हाँ ये हो जाएगा। तो हमारा 150 का हो जाएगा बी, कि जब शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होगा ना ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर से हाई शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है, ठीक। अब 151 का सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। हेलिकल कॉयल्स आर वेरी वेल सुटेबल फॉर, तो देखिए जो हमारा हेलिक्स का मतलब पिंजरानुमा जो संरचना होता है कॉयल का, स्ट्रक्चर जो होता है, तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग लार्ज रेटिंग का जो हमारा
ट्रांसफार्मर होता है ना वहाँ यूज करते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग में। ठीक, जब भी हेलिक्स स्ट्रक्चर का बात करेगा ना तो हम लोग लो वोल्टेज के लिए इसको यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं, जहाँ हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर होगा। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि हेलिकल कॉयल जो होता है वो सूटेबल, बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है किसके लिए, तो हो जाएगा आंसर लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ लार्ज रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब जो लार्ज रेटिंग का ट्रांसफार्मर होता है उसके लो वोल्टेज वाइंडिंग में हम लोग हेलिकल कॉयल का यूज करते हैं। ठीक, तो 151 का हो जाएगा ए। अब 152 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। इन ए पावर ट्रांसफार्मर द एफिशिएंसी शुड बी मैक्सिमम एट। देखिए ये सवाल पहले भी आ चुका है, हम लोगों ने शायद पार्ट 5 में ही बनाया या 6 में। ठीक ना, तो देख लीजिएगा, तो आप बना सकते हैं अगर आप वो देख चुके हैं। तो हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ना उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं फुल लोड जब हो पावर ट्रांसफार्मर में, तब वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, 152 का हो जाएगा डी। और जो हमारा देखिए पावर ट्रांसफार्मर लगा होता है सब स्टेशन में, और सब स्टेशन में जो है ना लोड का फ्लक्चुएशन नहीं होता है, क्योंकि सब स्टेशन से हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं, 11,000 को ट्रांसमिट करते हैं। तो 11,000 में लोड थोड़ी लगा रहता है, वो सिर्फ ट्रांसमिशन का काम करता है। लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लगा हो, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं ना वो हमेशा 50% लोड पे डिज़ाइन करते हैं। मैक्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी डिज़ाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब ट्रांसफार्मर में 50% लोड हो तो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो हमारे घरों के आसपास जो जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर करते हैं। और जो सब स्टेशन में लगा हुआ है और जनरेटिंग स्टेशन में वो सारा पावर ट्रांसफार्मर है, क्योंकि वो पावर को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत बार सवाल में पूछा जा रहा है, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और इंटरव्यू कहीं भी आप देने जाइएगा तो पूछना ही ये सवाल। ठीक ना, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर के बारे में पूछेगा तो फुल लोड पे हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिजाइन करते हैं। ठीक, अब देखिए 153 सवाल क्या पूछ रहा है। फॉर मिनिमम वेट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, बोल रहा है ट्रांसफार्मर का अगर वेट को मिनिमम करना है, द वेट ऑफ द आयरन शुड भी, तो आयरन का वेट क्या होना चाहिए, तो आयरन का जो वेट है इक्वल टू द वेट ऑफ कॉपर। तो जब हम लोग आयरन का वेट को कॉपर के वेट के अनुसार, मतलब कॉपर जब आयरन का वेट कॉपर के वेट के बराबर होगा तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो उसका वेट मिनिमम होगा। ठीक है ना, मतलब जो हमारा आयरन का कोर लगा रहता है उसका वेट जो कॉपर का बाइंडिंग है उसके वेट के बराबर अगर हो जाए तो जो ट्रांसफार्मर है ना वो उसका जो वेट है वो मिनिमम होता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 153 का ए। अब 154 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। द आयरन लॉसेस ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द वेट ऑफ। बोल रहा है कि हम लोग जो आयरन लॉस ट्रांसफार्मर का जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, किसका वेट पता होना चाहिए तब हम लोग आयरन लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको योक का वेट और कोर का वेट पता होना चाहिए, तब हम लोग जाके आयरन लॉस को ट्रांसफार्मर का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो योक और कोर क्या होता है, देखिए कोर जो हमारा ट्रांसफार्मर का ये हो गया कोर, और इस ट्रांसफार्मर को देखिएगा अलग से, जब ट्रांसफार्मर कभी कहीं खुला हुआ होगा तो जाके देखिएगा, इसको अलग से एक नट के द्वारा कसा जाता है फ्रेम में। ठीक, तो उस फ्रेम को योक कहते हैं हम लोग, मतलब इस फ्रेम में ये सारा पत्ती स्ट्रिप जो होता है वो फंसा हुआ रहता है, तो तो उसी को योक कहते हैं, जिस योक में सारा कोर फंसा हुआ है। ठीक, तो उस दोनों का वेट हमको अगर पता होगा तो आयरन लॉस आराम से निकाल सकते हैं। तो 154 का आंसर हो जाएगा डी। अब 155 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। एच आर सी फ्यूजेस ऑन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो एच आर सी फ्यूज जो है, तो जो हम लोग कॉपर वायर का नॉर्मल फ्यूज होता है ना उसके जगह पे एच आर सी फ्यूज यूज करते हैं। एच आर सी फ्यूज हम लोग एक्सटर्नल पार्ट में यूज करते हैं। ठीक, तो एच आर सी फ्यूज, तो यहाँ हो जाएगा एक्सटर्नल फॉल्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग, मतलब एक्सटर्नल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एच आर सी फ्यूज का यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो वही पूछ रहा है कि एच आर सी फ्यूज का ट्रांसफार्मर में हम लोग किस चीज़ का प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, तो एक्सटर्नल फॉल्ट का प्रोटेक्शन के लिए करते हैं सी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 155 का सी। अब देखिए एच आर सी फ्यूज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो हमारा एच आर सी फ्यूज होता है उसका फुल फॉर्म देखिए सबसे पहले जानना जरूरी होता है। तो इसको बोलते हैं हाई रिट्यूरिंग फ्यूज़। ठीक है ना,
तो इस फ्यूज में क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसका, इसके भीतर जो है कॉपर का वायर लगा रहता है, ब्रांच का भी, इस जिंक का भी रहता है, ब्रास का भी रहता है, और इसके ऊपर पाउडर भरा रहता है, चौक चौक का पाउडर या सिलिका का सैंड भरा रहता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। जो क्या करता है, मतलब देखिए, जैसे हमको मोटर चलाना है, एचआरसी फ्यूज का यूज हम लोग इसलिए करते हैं। अब जैसे मोटर चलाना है तो मोटर में स्टार्टिंग में हाई करंट की ज़रूरत होती है, ठीक। तो एचआरसी फ्यूज जो है ना 10 से 12 सेकंड के लिए ना हाई करंट अपने आप से फ्लो करवा सकता है, लेकिन वहाँ पे नॉर्मल फ्यूज लगाएंगे तो उड़ जाएगा। लेकिन एचआरसी फ्यूज क्या है, उड़ता नहीं है। तो मोटर में हमको मतलब 10 से 12 सेकंड के लिए हमको मतलब कॉपर को गलने नहीं देता। तो उससे हमको फ़ायदा क्या हो जाता है, एक्चुअली फ्यूज का काम है कि उड़ जाना, लेकिन यहाँ पे उड़ नहीं रहा है, तो वो उसका भी बेनिफिशियल है। एक्चुअली वो डिसएडवांटेज हो जाता है कि फ्यूज उड़ा क्यों नहीं अगर हाई करंट फ्लो हो रहा है तो। लेकिन मोटर के केस में क्या होगा, अगर हाई करंट स्टार्टिंग में हमको हाई करंट चाहिए, अगर हम लोग मोटर के केस में नॉर्मल फ्यूज लगा देंगे और स्टार्ट करेंगे मोटर को तो बार बार फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हाई करंट चाहिए और ये नॉर्मल फ्यूज दे नहीं पाएगा। और तो एचआरसी फ्यूज लगाएंगे तो क्या होगा, 10-12 सेकंड के लिए हाई करंट चाहिए तो हाई करंट मोटर को प्रोवाइड करवा देगा। उसके बाद जब रनिंग कंडीशन में मोटर आ जाता है तो हमको लो करंट चाहिए होता है, तो ये वर्क करता रहेगा। तो इस एडवांटेज के कारण जो है ना हम लोग एचआरसी फ्यूज का यूज करते हैं। और एचआरसी फ्यूज जब देखिए 12 सेकंड तक कैसे वो हीट को झेल लिया, तो यहाँ पे जो सैंड भरा हुआ है या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो चौक भरा हुआ है, उसका सैंड क्या करता है ना, इस कॉपर के वायर को 10 से 15 सेकंड के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने नहीं देता, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर लेता, तो जिस कारण से ये वायर गलता नहीं है। तो हमको फ़ायदा हो जाता है मोटर चलाने में, ठीक ना। तो इसलिए एचआरसी फ्यूज पॉपुलर हुआ है। तो फुल फॉर्म तो बता ही दिए, वो तो याद ध्यान रखिएगा। अब देखिए 155 का हो गया सी, इसका हो गया सी। अब 156 का सवाल पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज इन पावर ट्रांसफार्मर। तो हम लोग देखिए पावर ट्रांसफार्मर में ना ग्लास का टेप यूज करते हैं, जो टेप जो हम लोग साँटने के लिए यूज करते हैं ना, वो उसी को टेप बोलते हैं। तो ग्लास का टेप का भी यूज करते हैं, सिंथेटिक रेजिन बॉन्डेड पेपर का भी यूज करते हैं, प्रेस बोर्ड का भी यूज करते हैं। प्रेस बोर्ड एज ए आपका जाके जो उसको, तो ये जो प्रेस बोर्ड जो होता है ना प्लाई बोर्ड की तरह ही होता है। और उसके बाद तो ये तीनों चीज़ का हम लोग जो है ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग के लिए यूज करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज फॉर पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो चार तीनों करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 156 का हो जाएगा डी। अब आगे चलते हैं। ये 157 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि सिंपल पोर्सलिन बुशिंग्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर अप टू। तो जो हमारा पोर्सलिन बुशिंग होता है सिंपल वाला, तो उसका यूज हम लोग 11 केबी तक ही करते हैं, मतलब सिंपल वाला, ठीक ना। सिंपल पोर्सलिन अगर ना हो, उसमें एडवांस पूछो तो एबव रेटिंग तक कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल पोर्सलिन होता है उसका हम लोग 11 केबी तक ही यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 157 का हो जाएगा ए। अब देखिए 158 नंबर, हार्मोनिक्स करंट इन ए ट्रांसफार्मर कॉज। बोल रहा है अगर ट्रांसफार्मर में करंट, ट्रांसफार्मर के करंट में अगर हार्मोनिक्स आ जाए तो क्या होगा। देखिए हार्मोनिक्स जो होता है ना वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, वो हमारे लिए लॉसेस है। हार्मोनिक्स का मतलब देखिए क्या होता है, जो वेव फॉर्म होना चाहिए ओरिजिनल में हमारा ये होना चाहिए साइन वेव, ठीक, जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट से हमको मिलेगा। लेकिन ड्यू टू हार्मोनिक्स क्या हो जाता है, इसका शेप बिगड़ जाता है। तो शेप अगर बिगड़ गया ना तो उसका मतलब ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इसका शेप यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू लॉसेस इसका शेप बिगड़ गया। अब शेप बिगड़ गया तो क्या करेगा, इसके आसपास ट्रांसफार्मर के आसपास से जितना भी, मान लीजिए ट्रांसफार्मर के आसपास से टावर का वायर जा रहा है या कम्युनिकेशन लाइन जा रहा है या टीवी का कोई केबल जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस होना चालू हो जाएगा। तो मान लीजिए केबल जा रहा है तो घरों में टीवी चल रहा होगा, तो टीवी में जो पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा होगा या पिक्चर में धुंधलापन आ गया होगा या साउंड का प्रॉपर से साउंड नहीं आ पाएगा, तो ये क्या करता है, दूसरा सर्किट को इफ़ेक्ट कर देता है। और हार्मोनिक्स के कारण क्या होगा, ट्रांसफार्मर का बॉडी तो हीट होगा ही, कॉइल को भी हीट करेगा। ट्रांसफार्मर अगर हीट होने लगा, कॉइल हीट होने लगा तो ट्रांसफार्मर जलने का कंडीशन में आ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर को बर्बाद कर सकता है और उसके आसपास जो सर्किट लगा हुआ है, क्योंकि शहर में तो ट्रांसफार्मर के आसपास से देखिएगा बहुत सारा वायर जा रहा होगा, केबल का भी जा रहा होगा, टावर का भी जा रहा होगा, तो सिग्नल में प्रॉब्लम करने लगेगा, इंटरफेरेंस करने लगेगा। घरों में टीवी चल रहा होगा उसमें अच्छे से क्लियरिटी नहीं आ रही होगी। अगर मान लीजिए हम लोग बात कर रहे होंगे मोबाइल में, तो कॉल मतलब टावर रहने के बावजूद भी कॉल सही से नहीं पहुंच पा रहा होगा दूसरे एंड तक, तो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो
तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ, इंक्रीज कोर लॉस, तो कोर लॉस को इंक्रीज कर देगा, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर लगा है उसमें लॉस इंक्रीज होगा। आई स्क्वायर लॉस इंक्रीज होगा, जिसके कारण से हीटिंग प्रॉब्लम आएगा। हीट का फॉर्मूला ही होता है I²R, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर में हीटिंग होगा। अब मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विथ प्रोटेक्टिंग रिले, जो रिले लगा होगा ट्रांसफार्मर के आसपास प्रोटेक्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसमें इंटरफेरेंस कर देगा, उसको सही से वर्क करने नहीं देगा। मतलब रिले का काम होता है कि जब भी फॉल्ट आए तो वो ट्रिप कर जाए, वो या सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म कर दे कि भाई सर्किट को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करो, तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑल ऑफ एबव, तो 158 का हो जाएगा डी। अब देखिए 159 सवाल क्या पूछ रहा है। देखिए 159 सवाल पूछ रहा है कि इन ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ कॉपर एंड कॉयल आर मेड ऑफ स्टील वायर, देन बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको हम लोग कॉपर से बनाते हैं, एक्चुअली बनाते हैं CRGO स्टील से। अगर हम लोग इसको कॉपर से बना दें और इसका जो वाइंडिंग है उसको बना दें हम लोग स्टील वायर से, तो क्या होगा। तो देखिए स्टील जो है ना करंट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगा, तो हीटिंग प्रोड्यूस होगा, ठीक। और कॉपर यहाँ पे लगा देंगे तो उतना सूटेबल तो है, लेकिन स्टील क्या करता है ना, एज़ कम्पेयर टू कॉपर मैग्नेटिक फ्लक्स को ज़्यादा पास करेगा, तो कॉपर उतना पास करेगा नहीं, ठीक। लेकिन देखिए जब हम लोग ट्रांसफार्मर खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मान लीजिए छोटा ट्रांसफार्मर खरीदने गए तो हम लोग बोलेंगे, या स्टेबलाइजर खरीदने गए हैं या इन्वर्टर खरीदने गए, तो हम लोग पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर में कॉपर का वायर लगा हुआ है या एलुमिनियम का या कुछ और वायर। तो अगर दुकानदार बोलेगा एलुमिनियम का लगा हो तो हम लोग बोलते हैं नहीं कॉपर वायर चाहिए। क्यों, हम लोग जानते हैं कॉपर वायर लेंगे तो उसका लाइफ टाइम ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है ना उसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू एलुमिनियम। तो एलुमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिससे जब उससे करंट फ्लो होगा ना तो वो हीटअप प्रोड्यूस करता है, तो ज़्यादा हीट होता है एलुमिनियम वाला अगर ट्रांसफार्मर घर में रखिएगा तो स्टेबलाइजर में। और अगर कॉपर वाला वाइंडिंग रहेगा तो क्या होगा ना, हीट प्रोड्यूस कम होगा, तो उसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुश्मन इलेक्ट्रिक जितना भी हमारा इक्विपमेंट्स है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हीट। अगर हीट को हम कम कर पाए ना तो सारा चीज़ एक्यूरेट वर्क करेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर को ही कम नहीं कर पाए तो हमारा कोई भी इक्विपमेंट सही से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जिस भी इक्विपमेंट्स में कॉपर वगैरह या चांदी वगैरह सिल्वर का मटेरियल डाला हुआ रहता है या वायर का यूज किया जाता है, वो हीट प्रोड्यूस कम करता है एज़ कम्पेयर टू एलुमिनियम वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अगर स्टील का कॉपर लेंगे, कोर को अगर स्टील का लें और वाइंडिंग को अगर हम लोग सॉरी कोर को अगर कॉपर का लें और वाइंडिंग को अगर स्टील का लें तो क्या होगा। तो होगा देखिए क्या, तो हमारा जो होगा, तो हमारा 159 का एडी करंट विल लॉस भी लेस, बोल रहा है कि एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। कॉपर लॉस इन वाइंडिंग विल बी मोर, मतलब कॉपर लॉस जो है वाइंडिंग में ज़्यादा हो जाएगा। मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी रिड्यूस्ड, जो मैग्नेटाइजिंग करंट है जिसके कारण हम लोग हमारा फ्लक्स आ रहा है सर्किट में वो कम हो जाएगा। और डी नंबर बोल रहा है ऑल ऑफ अबव, तो हमारा 159 का आंसर हो जाएगा। तो हमारा वाइंडिंग का जो कॉपर लॉस है वो ज़्यादा होने लगेगा, ठीक। तो 159 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कॉपर की जगह हम लोग स्टील लगा दिए हैं वाइंडिंग में। तो वाइंडिंग में क्या होगा, जब लोड बढ़ेगा तो यहाँ पे स्टील है एज कम्पेयर, स्टील में क्या होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लॉस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कॉपर। तो यहाँ से जब करंट लोड लगाएंगे तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इसको ज़्यादा हीटअप करेगा। तो यहाँ कॉपर रहता है तो थोड़ा कम हीट होता है, लेकिन स्टील लगा दिए तो ज़्यादा हीट होगा। तो वही आंसर हो गया कि हमारा जो है कॉपर लॉस वाइंडिंग में इंक्रीज हो जाएगा। तो 159 का हो गया बी। अब 160 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। ऑयल इम्प्रीगेंटेड पेपर कंडेंसर बुशिंग इज जनरली यूज्ड ऑन ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट, बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो बुशिंग है उस बुशिंग में, उस बुशिंग को बनाया गया है ऑयल, अंदर ऑयल डाला गया है और पेपर डाला गया है, ठीक ना। तो इस टाइप का जो बुशिंग होता है, बुशिंग उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं। नॉर्मली जो बुशिंग होता है ना जो हमारा 11,000 वाला में लगा हुआ है, चलिए देखते हैं कौन सा बुशिंग है। तो देखिए ये वाला जो हमारा बुशिंग है इसमें क्या है, नॉर्मली कुछ भी ऑयल वगैरह इसके अंदर नहीं डाला हुआ है, तो ये नॉर्मल है, मतलब लो रेटिंग के लिए चलेगा। लेकिन अगर रेटिंग हाई हो जाता है ना तो इसके अंदर हमको अरेंजमेंट करके ऑयल और पेपर डालना पड़ता है। तो उस जिस जिस बुशिंग के अंदर ऑयल और पेपर डाला हुआ रहता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑयल इम्प्रीगेंटेड पेपर कंडेंसर बुशिंग, ठीक ना। मतलब इसके अंदर अगर ऑयल और हमारा कंडेंसर वाला पेपर डाल देंगे ना तो वो ऑयल इम्प्रीगेंटेड पेपर कंडेंसर बुशिंग कहलाता है।
तो इस टाइप का बूसिंग का यूज हम लोग कहाँ मतलब, तो इस टाइप का बूसिंग का यूज हम लोग कितना केवी तक के लिए करते हैं, अप टू बोल ऑपरेटिंग ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट। तो इस टाइप का बूस्टिंग हम लोग 132 केवी के ट्रांसफार्मर में करते हैं, ठीक। तो 160 का हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए 161 का क्या है, द कलर ऑफ फ्रेश डाइलेक्ट्रिक ऑयल फॉर ए ट्रांसफार्मर इज। तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर होता है पेले वेलो, मतलब, तो मतलब हो गया फीका पीला होता है, ठीक ना, मतलब थोड़ा सा फीका होता है वेलो का, पूरा वेलो नहीं होता है, ठीक। तो ऑयल देखिएगा ना, तो ऑयल तो ट्रांसफार्मर से नीचे गिरता रहता है, उसको इकट्ठा कीजिएगा और देखिएगा ना तो इस कलर का दिखाई देगा, पहले वेलर पहले वेलो, फीका पीला दिखाई देगा, ठीक है, पूरा पीला नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 161 का, 161 का हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए 170 का आंसर, 170 सवाल क्या पूछ रहे हैं, 162 सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रेगुलेशन एफिशिएंसी एंड हीटिंग अंडर लोडेड कंडीशन। देखिए अगर हमको लोडेड कंडीशन में हीट चाहिए ना, मतलब हीट का स्टडी करना है, तो हम लोग उसमें हीट रन टेस्ट करते हैं और इसी टेस्ट का नाम है हीट रन टेस्ट करते हैं, ठीक ना। तो ये हमको क्या देगा, लोडेड कंडीशन में एफिशिएंसी, रेगुलेशन और हीटिंग प्रोवाइड करवाएगा, मेजरमेंट करवा देगा। तो हीट रन टेस्ट को हम लोग बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट, ठीक, इसी का नाम है बैक टू बैक टेस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 162 का ए। अब देखिए 163 सवाल क्या बोल रहा है, बुकोज रिले इज यूज्ड ऑन। देखिए बुकोज रिले हम वहीं पे यूज करेंगे जिस ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होगा, अगर ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल नहीं है तो बुकोज रिले का यूज नहीं होगा। तो बोल रहा है कि बुकोज रिले का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग करते हैं ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, मतलब जिस ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड करवाने के लिए ऑयल डाला गया है उस ट्रांसफार्मर में हम लोग बुकोज रिले का यूज करते हैं। तो 163 का हो जाएगा डी। और स्मॉल रेटिंग वाला में नहीं करते हैं, हाई रेटिंग में ही करते हैं, ठीक ना। अब 164 का सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं, द केवीए रेशियो रेटिंग रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल एज ए जनरल रूल शुड बी विद इन। बोल रहा है जो केवीए रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का जो पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है तो उसका जनरल रूल क्या होता है, तो उसका जनरल रूल होता है 3:1 का रेशियो होना चाहिए उसमें, ठीक। जो पैरेलल में वर्क कर रहा है केवीए रेटिंग उसका जो है 3:1 का रेशियो में होना चाहिए। तो 164 का हो गया हमारा सी, मतलब दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में वर्क कर रहा है तो उसका केवीए रेटिंग जो है ना 3:1 होना चाहिए, सिंपल भाषा में। अब देखो 165 सवाल क्या पूछ रहा है, विच वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। देखिए ये सवाल पीछे भी आ चुका है तो दोबारा रिपीट हो रहा है, तो सोचिए ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको याद रखना आपको पड़ेगा। तो बोल रहा है कि ईएमएफ इक्वेशन में फ्लक्स जो इन्वॉल्व है वो क्या होता है, तो फ्लक्स आरएमएस वैल्यू का होता है या एवरेज वैल्यू का होता है या मैक्सिमम वैल्यू का होता है। तो देखिए आंसर हमारा हो जाएगा इसमें 165 में का आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। तो इसका देखिए ऑप्शन देख लेते हैं आरएमएस, तो इसका हो जाएगा 165 का हो जाएगा डी। अब देखिए कहाँ से आगे, तो हम लोग ईएमएफ का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 4.445 मैक्स होता है ना यहाँ पे, तो वही पूछ रहा है एफ एन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न, ठीक। तो हमारा जो ये फ्लक्स है ये मैक्सिमम वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो यही पूछ रहा है कि ईएमएफ इक्वेशन में जो फ्लक्स होता है क्या होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसका। अब देखिए 166 का सवाल क्या पूछ रहा है, 166 पूछ रहा है कि इन स्कॉट कनेक्शन द मेन ट्रांसफार्मर है सेंटर टैप ऑन। बोल रहा है जो स्कॉट कनेक्शन करते हैं ना उसमें मेन ट्रांसफार्मर का जो सेंटर टैप होता है वो दोनों साइड होता है, प्राइमरी साइड भी और सेकेंडरी साइड भी। तो स्कॉट कनेक्शन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, स्कॉट कनेक्शन का यूज हम लोग थ्री फेज को टू फेज में चेंज करने के लिए करते हैं स्कॉट कनेक्शन, इसी का दूसरा नाम है टी कनेक्शन, ठीक। तो याद रखिएगा, मतलब जो हमारा थ्री फेज होता है ना, तो देखिए थ्री फेज का डायग्राम थोड़ा बना देते हैं। तो हमारा थ्री फेज मान लीजिए ये हुआ स्टार कनेक्शन है, तो इसको हम लोग अगर हमको थ्री फेज से आउटपुट में टू फेज चाहिए ना, ये हो गया हमारा थ्री फेज, ठीक। तो आउटपुट ये हो गया हमारा आउटपुट, तो थ्री फेज को टू फेज में चेंज करने का काम कौन करता है, स्कॉट कनेक्शन, ठीक। तो हमारा आंसर हो गया 166 का हो जाएगा, जो इसमें सेंटर टैप्ड होता है ना वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है दोनों साइड में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा सी।
167 का सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। इन ए ट्रांसफार्मर ओवर करंट इफेक्ट्स। देखिए ओवर करंट अगर ट्रांसफार्मर होगा तो क्या इफेक्ट होगा बोल रहे हैं। तो देखिए मैकेनिकल स्ट्रेस आ जाएगा, मतलब अगर ट्रांसफार्मर से हाई करंट फ्लो हो रहा है ना, ट्रांसफार्मर क्या किसी भी वायर से भी फ्लो करवाइएगा तो मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा। मतलब वायर से अगर ट्रांसफार्म मान लीजिए किसी वायर से आप लोग हाई करंट फ्लो करवाइएगा ना, तो उस वायर में देखिएगा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, या आपको अनुभव होगा। अगर इसको पकड़ के रखिएगा ना वायर को, तो आपको लगेगा कि अंदर से कुछ जा रहा है, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है। मतलब वायर को जलाने के लिए, मतलब वायर को वो जब वायर से हाई करंट फ्लो होगा तो वायर का जो इंसुलेशन है ना उसको जलाने का कोशिश करेगा वो करंट, ठीक ना, इसलिए वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और इंसुलेशन नष्ट हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर से जब ओवर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, तो मैकेनिकल स्ट्रेस होगा। यस, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही, हाई करंट फ्लो करवाएंगे तो। इंसुलेशन का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, मतलब इंसुलेशन जो है अगर 10 साल जाता है तो 5 साल में ख़त्म हो जाएगा, या तुरंत भी ख़त्म हो सकता है। तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, तो 167 का हो जाएगा डी। अब 168 सवाल देखिए पूछा। 167 का हो गया डी। 168 सवाल पूछ रहा है, फॉर ट्रांसफार्मर अप टू ए कैपेसिटी ऑफ डैश के बी एयर ब्लास्ट कूलिंग इज प्रोवाइड। तो जब हमारा 10 के का जो ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारा 10 MVA का जो ट्रांसफार्मर होता है ना हाई रेटिंग का, क्योंकि लो रेटिंग में ऑयल का यूज कर लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर रेटिंग हाई होने लगे तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एयर ब्लास्ट का यूज करेंगे कूलिंग के लिए। ऑयल का यूज क्यों किए हैं, ताकि जो हमारा कॉपर वायर अंदर लगा हुआ ट्रांसफार्मर का वो हीट अप ना हो, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करेगा ऑयल। उसी तरह जब रेटिंग हाई हो जाता है तो ये हमारा 100 kV तक के ट्रांसफार्मर तक यूज हो जाता है, 25 kV से लेके 10 kV से स्टार्ट होके, ठीक है। मतलब 10 kVA से लेके 100 kVA तक हम लोग का मतलब जो हमारा ऑयल कूलिंग यूज हो जाता है। लेकिन जब रेटिंग हाई हो जाता है तो यहाँ पूछा डैश के भी है, तो यहाँ आंसर हो गया 10 पे 3 जीरो दिया हुआ के भी है। मतलब 10,000 के वी ए के लिए 10,000 के वी ए तक हम लोग क्या करते हैं, एयर ब्लास्ट का यूज करते हैं। मतलब जो कॉयल है वहाँ पे एयर का प्रेशर डालते हैं। मतलब एयर ब्लास्ट का क्या मतलब, क्या हुआ, टैंक में एयर रखते हैं और ट्रांसफार्मर का कॉयल जो है उसमें क्या करते हैं, प्रेशर से एयर को डालते हैं, तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है कॉयल हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 168 का सी। फिर 10,000 के वी ए तक, मतलब अगर 10,000 को देखिए 10,000 है तो 1000 को हटाएंगे तो के आता है, और यहाँ के वी ए है तो दोनों के को मिलाएंगे तो एम हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं 10 MVA, ठीक। अब देखिए 169 का सवाल क्या है, एज द सप्लाई फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इंक्रीज इट्स रेटिंग। तो इसका रेटिंग इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, देखिए EMF जो है हमारा डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, क्योंकि 4.445 NF, ठीक ना, ये हो गया फ्रिक्वेंसी। तो EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी होता है, तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो ट्रांसफार्मर का EMF इंक्रीज होगा, और EMF इंक्रीज होगा तो रेटिंग इंक्रीज हो जाता है, ठीक। क्योंकि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का, मतलब EMF और वोल्टेज तो दोनों बराबर ही है मान के चलिए। अब हमारा हो गया इसका आंसर, इट्स रेटिंग इंक्रीज हो जाएगा, तो 169 का हो गया ए। और मैं थक भी गया हूँ तो चलिए आज यहीं तक एंड करेंगे, 2-3 सवाल देख लेते हैं। और अब देखिए 170 सवाल पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर अप टू अ कैपेसिटी ऑफ 10 MVA। बोल रहा 10 MVA अप टू ए कैपेसिटी ऑफ, मतलब 10 MVA तक के ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ। देखिए किताब का आंसर बोल रहा है कि ऑयल यूज करते हैं, लेकिन उतना हाई रेटिंग के लिए ना एयर ब्लास्ट सूटेबल रहता है, ऑयल सूटेबल नहीं रहता, क्योंकि ऑयल उतना हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर को कूल नहीं कर पाता। तो आप, अगर आपको कहीं लग रहा है कि नेचुरल ऑयल होगा तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख के बताएं, लेकिन मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए ए, ठीक ना। तो 170 का हो जाएगा ए, कि 10 MVA तक के ट्रांसफार्मर के लिए बहुत ज़्यादा रेटिंग का हो गया। तो अब बहुत ज़्यादा रेटिंग के लिए ऑयल को हम लोग प्रीफर नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे हम लोग हाई प्रेशर का हम लोग को एयर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा ए। लेकिन आप देख लीजिएगा क्योंकि किताब में दिया हुआ सी, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, the nominal short circuit voltage of the transformer is defined as percentage of, और रीजन भी दीजिएगा, अगर आप कमेंट में कुछ लिख रहे हैं तो रीजन जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऑयल का यूज नहीं होना चाहिए। तो देखिए 171 का सवाल क्या है, द नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ। बोल रहा है
कि जो नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होता है ट्रांसफार्मर में, उससे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसे डिफाइन करते हैं एज द परसेंटेज ऑफ द रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, ठीक ना। तो उसे डिफाइन करते हैं हम लोग रेटेड प्राइमरी वोल्टेज का परसेंटेज से। तो 171 का हो जाएगा ए। अब देखिए 172 सवाल क्या पूछ रहा है, इन ए ट्रांसफार्मर फ्रिक्शन लॉस इज, तो फ्रिक्शन लॉस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि फ्रिक्शन लॉस वहीं पे होगा जहाँ रोटेटिंग पार्ट्स होगा। तो ट्रांसफार्मर हमारा स्टैटिक्स डिवाइस होता है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट्स है नहीं, तो इसमें रोटेटिंग पार्ट्स है नहीं, तो फ्रिक्शन लॉस कहाँ से होगा, फ्रिक्शन लॉस मतलब घर्षण, जब कोई चीज़ रोटेट करता है तो थोड़ा बहुत घर्षण होता है, तो घर्षण के कारण क्या होता है ना, लॉस होता है। तो ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हो जाएगा हमारा नील, कि होता ही नहीं है, तो फ्रिक्शन लॉस इज नील। तो 172 का हो जाएगा डी। 173 सवाल क्या पूछ रहे थे कि ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज लो फ्लक्स डेंसिटी बिकॉज, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो होता है ना लो फ्लक्स डेंसिटी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कौन सा हुआ, जो हमारे घर के आसपास लगा हुआ है, वो सारा ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ठीक। तो उसमें हम लोग जो है ना लो फ्लक्स डेंसिटी रखते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर हमेशा 24 आवर क्या है ना, हमें 24 आवर तक एनर्जाइज्ड ही रहता है, मतलब हमेशा सप्लाई से कनेक्ट रहता है, जिस कारण से हम लोग को इसका जो फ्लक्स डेंसिटी उसको कम रखना पड़ता है। इसलिए ना हम लोग एफिशिएंसी किस में 50% में देखते हैं, क्यों, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी उसका लो रखते हैं, हम लोग डिजाइन ही करते हैं 50% में मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू द सप्लाई, इसीलिए हम लोग इसका जो है फ्लक्स डेंसिटी को लो रखते हैं। तो 173 का हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, और आशा करते हैं कि आपको लेक्चर देखने में बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। और बहुत सारा लोग इस चैनल से अब जुड़ भी रहे हैं, लगातार सब्सक्राइबर में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और ज़रूरतमंदों तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचा दें, ताकि सभी का हेल्प हो सके। और अगर आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा तो यूट्यूब पे ट्रिपल ई बैंक सर्च करें, सारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा, सारा वीडियो मैंने प्लेलिस्ट पे डाल दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।